मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास लेसन नंबर 3 बच्चों आपका चल रहा था, जिसमें हम पहुंच गए हैं कि अणु क्या है। ठीक है बच्चों, अणु क्या है, अणु और परमाणु के बारे में हम लेसन नंबर 3 में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट है, अणु क्या है, इसको बारे में आप समझना है आपको। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें जो है दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं जो एक रासायनिक केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ये कल आपको बता दिया गया था कि अणु और परमाणु अविभाज्य हैं, इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, किंतु ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम आँखों से भी नहीं देख सकते, किंतु ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व इनका जो है प्रकृति में होता है। और सभी गुण उस पदार्थ के जो अणु और परमाणु होते हैं उसके अंदर सभी गुण उसके विद्यमान होते हैं। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, जैसे आर्गन का सूत्र क्या है Ar, हीलियम का He इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जैसा यौगिक होगा बच्चों, अणु और परमाणु भी उसके उसी प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। ये धातुओं के बारे में आपको बताया गया था, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ, ऑक्सीजन अणु दो या ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु, जिसका सूत्र है O2। तो हम कह सकते हैं कि इसमें OO अर्थात ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं। सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। जब ऑक्सीजन के दोनों आपस में संयोग करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, और जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो समझ लीजिए फिर ओजोन प्राप्त होता है। किसी प्रकार की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अर्थात जितने किसी अणु की जो संरचना होती है उसमें कितने परमाणु मिले हुए हैं वो उसकी परमाणुकता होती है। ठीक है, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की तरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन हम करें। जैसे अब आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ धातु हैं। बच्चों, इनका नाम अधातु का अलग हमने लिस्ट बना दिया, ऑर्गन से लेकर के सल्फर तक, और धातु की सोडियम से लेकर के कॉपर तक। अब इसका हम परमाणुकता देखते हैं। तो आर्गन में एक परमाणु है, आर्गन में एक परमाणु है। तो जहाँ पर एक है वहाँ पर एक लिखा हुआ, जहाँ बच्चों 2 हैं वहाँ पर द्वि लिखा हुआ है, जहाँ पर 3 होंगे वहाँ त्रि होगा, जहाँ पर 4 होंगे, जैसे फास्फोरस के 4 होते हैं तो चतुर्परमाणु, और सल्फर के 4 से भी अधिक होते हैं तो उनको हम बहुपरमाणु कहते हैं। ऐसे ही धातु के अंदर होता है, सभी एक परमाणु होते हैं। धातुएं जो हैं अधिकतर एक परमाणु होती हैं, किंतु अधातुओं में ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आगे इसमें देख लीजिए। उदाहरण दिए गए हैं, यौगिक हैं जल में क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है। अमोनिया किससे बनती है बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन से बनती है। इनका द्रव्यमान इसमें दे दिए। जल का 1.8 होता है, अमोनिया का 14.3 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 3.8 होता है। इस तरीके से ये बता दिया गया कि यौगिक में एक से अधिक जो तत्व होते हैं उनका अनुपात इस तरीके से होता है। ये दोबारा समझ लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 14:3 में होते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन इसमें 3:8 में होते हैं। इसको इसमें बता दिया गया है। अब इससे आगे हम चल रहे हैं, आयन क्या होता है, आयन किसे कहते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं, चाहे धातु के हों या अधातु के हों। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है।
यह ऋण आवेश अथवा धनावेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। अगर ऋणावेशित होगा तो बच्चों उसको ऋणायन कहेंगे, जो धनावेशित होता है उसको धनायन कहेंगे। यह आवेश के ऊपर निर्भर करता है। वह ऋणायन को ऋणावेशित और धनायन को धनावेशित या एनोयन या कैथोड ये भी कहते हैं, ऋणायन और धनायन। इसके धनात्मक सोडियम आयन Na, जहाँ पर धनात्मक होगा उसको प्लस लगाएंगे, जहाँ ऋणात्मक होगा उसको माइनस लगाएंगे। जैसे सोडियम आयन जो है Na पॉजिटिव अर्थात धनात्मक, और ऋणात्मक क्लोराइड जो है ऋणात्मक होता है उसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो तो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में तथा अधिक जानकारी और प्राप्त करेंगे। आगे का जो अभ्यास होगा उसमें और अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। बच्चों अब यहाँ आप देख लीजिए कुछ आयनिक यौगिक है कैल्शियम से लेकर के क्लोराइड तक, और ये इनके तत्व हैं किसमें क्या पाया जाता है। कैल्शियम में आपको बता दें कैल्शियम, ऑक्साइड में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम, सल्फाइड में सल्फर, सोडियम में सोडियम, क्लोराइड में बच्चों क्लोरीन पाया जाता है। ये इसका द्रव्यमान अनुपात दिया गया है। बच्चों रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। किसी तत्व का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अर्थात अगर हम तत्व की जगह उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसका हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे बच्चों H2SO4 होता है, तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है। H2SO4 अर्थात हाइड्रोजन पाई जाती है, सल्फ़र पाई जाती है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। इस तरीके से हमें उसका संगठन के बारे में या उसका रासायनिक सूत्र और उसके संगठन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो जाती है। आप और भी कोई ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है CuSO4। तो CuSO4 से हमें पता चल गया कि इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कॉपर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है और ऑक्सीजन पाई जाती है, CuSO4। इस तरीके से हम किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिख करके उसके संगठन के बारे में, संगठक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी संयोजकता के बारे में जानकारी कर सकते हैं, उसके परमाणु भार के बारे में जानकारी की जा सकती है, जैसा कि अब आगे की सारणी में आपको बताया गया है। जैसे सोडियम है, Na, ये सब इसके तत्व हैं। वे धनायन है, ऋणायन है, सब कुछ इसमें आप देख रहे हैं। आयन का नाम सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। इस तरीके से ये इसके संकेत हैं, रासायनिक संकेत। इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये इनके अधात्विक तत्व हैं। ये अधात्विक तत्व हैं, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ। बहुपरमाणुक आयन अमोनियम NH4, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट को NO3 से, हाइड्रोजन कार्बोनेट को SCO3 से, कार्बोनेट को CO3 से, सल्फाइड को SO3 से, सल्फेट को SO4 से, फास्फेट को PO4 से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और जिससे इनके रासायनिक संगठन के बारे में अच्छी तरीके से बच्चों जानकारी हो जाती है। और ये सूत्र मैंने आपको बताया, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों NaCl होता है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है और क्लोराइड पाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, कैल्शियम पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस यौगिक के हम रासायनिक संकेत लिखते हैं, जिसका भी हम रासायनिक संकेत लिखते हैं, उसके रासायनिक संगठन के बारे में, संघटक के बारे में, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, इनके बारे में हमें अच्छी तरीके से बच्चों जानकारी हो जाती है। इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। सरल यौगिकों के सूत्र, जो भी सरल यौगिकों के सूत्र हैं इसमें आपको बताए गए हैं। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिले होते हैं, उनके बारे में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई हैं। आप इसका उपयोग यौगिकों के सूत्रों के लेखन के लिए कर सकते हैं। इसमें कुछ दिया गया है, जैसा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बच्चों क्या होता है HCl। क्या होता है HCl। इसमें H की संयोजकता भी 1 है और Cl की संयोजकता भी 1 है। बच्चों ये संयोजकताएं जो लिखी जाती हैं वो विपरीत तत्वों पर लिखी जाती हैं। H की संयोजकता Cl पर लिखी जाएगी और Cl की संयोजकता H पर लिखी जाएगी। ठीक है, H की संयोजकता Cl पर और Cl की संयोजकता H पर लिखी जाएगी। इन चीज़ों का समझना बेहद ज़रूरी है। अब हम, और इसमें क्योंकि दोनों की 1-1 है
तो इसमें हो जाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl, तो इसमें दोनों की एक एक बराबर होगी HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है HS, H की संयोजकता 2 और S की संयोजकता 1। दोबारा समझ लीजिए, H की संयोजकता 1, S की संयोजकता 2, तो 2 तो चला जाएगा H पर और 1 चला जाएगा S पर, सूत्र बन जाएगा H2S। ठीक है। अब आ जाइए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र। कार्बन का C होता है और क्लोराइड का Cl होता है। अब इसमें कार्बन की जो संयोजकता होती है बच्चों 4 होती है। कितनी होती है? 4। और Cl की क्लोराइड की संयोजकता 1, तो 1 तो चली जाएगी कार्बन पर और 4 चली जाएगी Cl पर, अर्थात CCl4। इस प्रकार हम संयोजकता के द्वारा यौगिकों के सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसा आगे कुछ और उदाहरण इसमें दिए गए हैं। MgCl2 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके अलग और भी हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है NaNO3, NO3 की एक होती है, Na की एक होती है, NO3 की एक होती है, दोनों बराबर हो गए NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, Ca की संयोजकता 2 है, OH की 1 है, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। तो Ca की जो संयोजकता है OH पर चली जाएगी और सूत्र बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। इस तरीके से हम देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट NaCO3, तो Na की संयोजकता 1, CO3 की 2, तो 2 चली जाएगी Na के पास और 1 चला जाएगा CO3 के पास। 1 से कोई प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, सूत्र बन गया Na2CO3। इस तरीके से अमोनियम सल्फेट, जिसका अमोनियम का है NH4, सल्फेट का मतलब है SO4। ठीक है, अमोनियम का मतलब NH4 और सल्फेट का मतलब SO4। तो NH4 की संयोजकता 1, SO4 की 2 चली जाएगी NH4 के पास और 1 चला जाएगा SO4 के, तो ये बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, इस तरीके से संयोजकता विपरीत तत्वों पर पहुंच जाती हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब बच्चों आया आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप है, यह आपको उसी टाइम बताया जाएगा जब आप क्लास में बैठेंगे। वैसे ऐसा इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। द्रव्यमान इकाई को U के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि किसको हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, तो U के द्वारा व्यक्त सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U, तो U समझ लीजिए द्रव्यमान की इकाई है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है। तो ये परमाणु बाहर निकालने का है, तो इसको बच्चों जब ही बताया जाएगा जब आप थोड़ा क्लास में होंगे। आणविक द्रव्यमान को हम परमाणु भार भी कहते हैं, और परमाणु भार निकालने की विधि आपको बता दी जाएगी कि क्लास में भी आप अगर पूछेंगे तो वो भी आपको समझा दिया जाएगा। इस तरीके से हम इनके परमाणु भार निकालते हैं। ये सब इसका CaCl2 का परमाणु भार कैसे निकालना है, HNO3 का बच्चों कैसे निकालना है, HNO3 का, ये सब आपको क्लास में भी समझा दिया जाएगा। इससे आगे बच्चों आता है मोल संकल्पना, अर्थात मोल का सिद्धांत, मोल थ्योरी। ये इसको जो है आपको थोड़ा समझना होगा। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इनको मैं बाद में बता दूंगा या क्लास में ही इनको बताया जाएगा। ऐसे समझाने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ आपने इसमें क्या सीखा, ये सब चीज़ें हैं जो आपने इसमें पढ़ी हैं। तो अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ा है, उसकी ये डेफिनेशन है। और स्थिर अनुपात का नियम, जिसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, कि सब स्थिर होता है। सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्राय नहीं रह सकता, उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पढ़ा है अणु, किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक को रासायनिक सूत्र उनके सभी संघटक तत्वों और संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु
आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये सब हमने अध्ययन किया है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आणविक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या उसके रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे कार्बन का 12 होता है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। 6.022 × 10⁻23 अवगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। ठीक है। मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या, परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ में जितने भी बच्चे मोलर अणु होते हैं वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ अब आप वीडियो देखें, बुक को खोल करके रखें, बुक्स को भी पढ़ें, वीडियो को भी देखें, तभी आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब इसमें जो एक क्वेश्चन है, इस अभ्यास के सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ जो भी गाइड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो गाइड में निशान लगवा दिए जाएंगे। जो बुक के ज़रूरी क्वेश्चन होंगे बुक से निशान लगवा दिए जाएंगे। मंडे में जो बच्चे आएँ वो अपनी बुक्स और गाइड दोनों लेकर के आएँ, क्योंकि ये लेसन अब आपका कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 3 9th क्लास ये कंप्लीट हो गया है। आप इसके निशान जो है मंडे में ज़रूर लगवा लें, जिससे लेसन नंबर 4 आगे आपका करवाया जा सके। थैंक यू।